नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सभी को जानकारी मिल सके, सभी लाभ उठा सकें। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगाई है आज मैंने। कितना अच्छा दृश्य है ये, मन नहीं भरता इसको देखते हुए। चलिए, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फैलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब ही तो देश आज़ाद हुआ। ये उन वीर शहीदों के बारे में बोली गई लाइन है जो इस देश की माटी पर शहीद हो गए। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब ही तो देश आज़ाद हुआ। सबसे पहले देश के सभी वीर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून बहाया। इतनी मेहनत की है उन्होंने और इतना खून बहाया है अपना, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। तब जाके आप चैन की सांस ले रहे हैं आज। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज आप चैन की सांस ना ले रहे होते, इस तरह अपने घरों में ना बैठे होते। तो आपको वीर शहीदों को याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अखरोट शब्द का तत्सम है। पूछा है प्रश्न ने, अखरोट शब्द का तत्सम है। हमें बताना है क्या तत्सम है अखरोट का। अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या अक्षोट, कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है आंसर। अखरोट शब्द का तत्सम रूप। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप अछोट है। यह एक पर्वतीय वृक्ष है और इसके फल की गिनती मेवा में की जाती है। अखरोट जो होती है उसे मेवा में गिनती करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? हमको बताना है लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। एरा, रा, आ या इरा, कौन सा प्रत्यय है ऐसा जो लुटेरा शब्द में लगा हुआ है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले प्रत्यय जानने के लिए आपको मूल शब्द को अलग कर लेना चाहिए। मूल शब्द को अलग कर लेंगे तो आपको प्रत्यय खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लुट हमारा मूल शब्द है और इसमें अरा प्रत्यय लगा देंगे तो लुटेरा बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भीतर बाहर में कौन सा समास है? समास बताना है आपको। शब्द दिया है भीतर बाहर। द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? कौन सा समास है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। हाइफन भी लगा हुआ है और क्या है एक और पहचान, दोनों पद प्रधान हैं। भीतर भी प्रधान है और बाहर भी अपने आप में प्रधान है। जब दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के विपरीत भी हो और हाइफन भी लगा हुआ हो बीच में, तो क्या होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है,
आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है या अनुप्रास अलंकार होता है। आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। जल्दी से आप बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की पहचान ही हम वर्णों के आधार पर करते हैं। एक ही वर्ण वहाँ पे बार बार आता है तो वहाँ क्या होता है? वर्ण से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, महोज का संधि विच्छेद है। शब्द दिया है हमारा महोज और पूछा है हमसे कि इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। महा प्लस औज होगा, महा प्लस हौज होगा, मह प्लस हौज होगा या महो प्लस जय होगा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? महो प्लस जय नहीं होगा, महो प्लस हौज भी नहीं होगा, महा प्लस हौज भी नहीं होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महा प्लस औज। ठीक है, अब यदि हमसे पूछे कि महो शब्द में कौन सी संधि है तो हम कौन सी बताएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। महो शब्द में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। वृद्धि संधि है, क्योंकि डबल ए की मात्रा आई हुई है। ठीक है, ट्रिक के अनुसार वृद्धि संधि है क्योंकि डबल ए की मात्रा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, परम औषध का संधि विच्छेद है। कौन सा संधि विच्छेद सही है ये आपने बताना है और ये भी बताना है परम औषध शब्द में कौन सी संधि है। पर प्लस मौषध, परम प्लस औषध, परमो प्लस शध या परमोश प्लस ध। कौन सी संधि है ये आपको बताना है और संधि विच्छेद कैसे होगा इसका ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परम प्लस औषध होगा। और संधि कौन सी होगी? डबल ए की मात्रा है, आप समझ गए होंगे, वृद्धि संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दिल का मैल धुल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुप रह जाना, मन साफ हो जाना, अधिक घबरा जाना, मन से गंदा विचार निकलना। क्या है ये? इसका अर्थ दिल का मैल धुल जाना। बहुत महत्वपूर्ण है और जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। चुप रह जाना होगा क्या? नहीं होगा। अधिक घबरा जाना होगा? नहीं होगा। मन से गंदा विचार निकलना होगा? नहीं होगा। गंदा विचार, गंदे विचार निकलना मन से, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो मन से गंदा विचार निकलना मतलब आप किसी को गंदा बोल रहे हैं, वो भी गंदा विचार निकलना हो गया। और एक गंदगी साफ हो जाती है मन से, वो भी इसका सेंस हो सकता है। लेकिन ये एक विचार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मन साफ हो जाएगा तो क्या होगा? सारे गंदे विचार निकल जाएंगे, मन ही साफ हो जाएगा। ठीक है, क्या है? दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। सारे जितने भी गंदे विचार थे, जितनी भी गंदी भावनाएं थी,
सब मन से निकल गई। चलते हैं। कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस हमें दो बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन होता उनमें से एक ही है। क्या होता है कि वो जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, वो पहले वाले में ही समाहित होता है। तो हमारा वो ऑप्शन हमें बिल्कुल सही करना है जो बिल्कुल सटीक है। जो उस पर आश्रित है वो ऑप्शन सही नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इतवार का तत्सम है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका आंसर है। इतवार का तत्सम है, एतवार है, आदित्यवार है, रविवार है या आदिवार है। इतवार का तत्सम। आज वैसे भी भाई इतवार है और इतवार का तत्सम ही पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। एतवार होगा क्या? नहीं होगा। रविवार होगा क्या? नहीं होगा। आदिवार होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? बी, आदित्यवार होगा। इतवार का तत्सम क्या होता है? आदित्यवार होता है। ऐसा करूंगी, अब आप याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है। व्युत्पत्ति संस्कृत और प्राकृत से हुई है। व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता या इनमें से कोई नहीं। देशज किसे कहते हैं ये आपको बताना है। देशज शब्द कौन से होते हैं ये आपको बताना है। इनमें से कैसे होती है उनकी उत्पत्ति ये पूछा गया है हमसे, आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? व्युत्पत्ति संस्कृत से हुई है क्या? नहीं हुई है। व्युत्पत्ति देशज शब्द की संस्कृत प्राकृत से हुई है? नहीं हुई है। किससे हुई है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देशज जो शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। मतलब जो संस्कृत के होते हैं वो हमें कठिन से लगते हैं और उनकी जो हिंदी बनी हुई होती है वो भी थोड़े कठिन से लगते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका एक नया ही रूप बना लेते हैं और उसे देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम कुछ और होता है और घर में उसे बोलने कुछ और लगते हैं, तो देशज की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। देशज की उत्पत्ति वैसे आसान चीज़ों को आसान बनाने के लिए करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से दंड का विलोम क्या है ये पूछा है। पुरस्कार है, स्वीकार है, सुलभ है या सम्मान है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा आंसर इसका। दंड का विलोम पूछा है हमसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आसान प्रश्न है ये, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या होगा? सम्मान होगा दंड का विलोम? नहीं होगा। सुलभ होगा क्या? स्वीकार? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, पुरस्कार होगा दंड का विलोम। दंड का विलोम क्षमा भी होता है भाई, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दंड का विलोम क्षमा भी होता है और दंड का विलोम पुरस्कार भी होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुरस्कार लगाएंगे हम। यदि ऑप्शन में क्षमा होता तो क्षमा भी लगाते। अब स्वीकार का विलोम क्या होता है ये देख लेते हैं। अस्वीकार होता है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है और सम्मान का विलोम अपमान होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संयुक्त अक्षर कितने प्रकार से बनते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संयुक्त अक्षर कितने प्रकार से बनते हैं? 2, 3, 4, 5। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसने वर्णमाला बहुत ध्यान से पढ़ी होगी उसे ही ये पता होगा, अन्यथा नहीं पता होगा। संयुक्त अक्षर कितने प्रकार से बनते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, कितने प्रकार से बनते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं।
क्या 5 प्रकार से बनते हैं? नहीं। क्या 4 प्रकार से बनते हैं? नहीं बनते। क्या 2 प्रकार से बनते हैं? नहीं बनते। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 प्रकार से बनते हैं संयुक्त अक्षर। कैसे बनते हैं अब जरा ये देख लेते हैं। 3 प्रकार होते हैं संयुक्त अक्षर के, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। ठीक है, ये तो होगा इसके प्रकार, लेकिन बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले 2 भिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त अक्षर जिनका रूप बदल जाता है। रूप कैसे बदलता है? जैसे हलंत वाला जय ले लिया और इया ले लिया, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? गे बनता है। बिल्कुल ही रूप बदल गया। ठीक है, कै ले लिया हलंत वाला और क्या ले लिया? श ले लिया, क्या बन गया? छ बन गया। बिल्कुल रूप बदल जाता है ना। शब्द क्या बनेगा इसका? इरेजर कर लेती हूँ। शब्द बन गया ज्ञान। ज्ञान शब्द जो है वो संयुक्त अक्षर से बना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे प्रकार से कैसे बनता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन जैसे हलंत वाला रे प्लस द, तो क्या हो गया? दर। ये भी संयुक्त अक्षर है, इससे बना शब्द हो गया दर्द। ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है। 2 प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार को थोड़ा देख लेंगे। 2 समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन जैसे थे, हलंत वाला थे प्लस पूरा थे, तो क्या बन गया? आदि थे और पूरा थे। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? पत्थर। ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है, ये भी संयुक्त अक्षर है। कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं? ये भी संयुक्त अक्षर है, ये भी संयुक्त अक्षर है और ये भी संयुक्त अक्षर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। भाषा शिक्षण का केंद्र होता है, बालक होता है, अध्यापक होता है, श्यामपट्ट होता है या विद्यालय होता है? क्या होता है भाषा शिक्षण का केंद्र? ये आपको बताना है। भाषा शिक्षण का केंद्र क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या विद्यालय होगा? नहीं होगा। श्यामपट्ट होगा क्या? नहीं होगा। अध्यापक होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा। भाषा शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होता है। भाषा शिक्षण में क्या, किसी भी शिक्षण में जो बालक से संबंधित है, बालक ही केंद्र होता है। क्यों केंद्र होता है? क्योंकि बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। क्योंकि हम सिखाते तो बच्चे को ही है ना। अब यहाँ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी शिक्षण का केंद्र कौन है? बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिखा तो आपको ही रही हूँ ना। तो क्या हो गया? बालक जो है शिक्षण का केंद्र होता है। बाकी सब जो है ये अध्यापक, श्यामपट्ट, विद्यालय, ये तो सहायक कारक हैं। इनकी सहायता से हम सिखा रहे हैं। अध्यापक की सहायता से सिखाया जा रहा है, श्यामपट्ट की सहायता से सिखाया जा रहा है, विद्यालय की सहायता से सिखाया जा रहा है। लेकिन किसको सिखा रहे हैं इन सबकी सहायता से? बालक को। तो बालक होता है केंद्र बिंदु। हमेशा बालक ही केंद्र होता है। पूरी साइकोलॉजी बालक को केंद्र में रखकर ही है। हमेशा बालक ही केंद्र में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इस पुस्तक को ध्यान से देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम है। चलिए आंसर ले लेते हैं।
जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, वह होता है बी ऑप्शन बिल्कुल सही, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह और वह दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ये याद रखना है आपको। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। यह आया है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हमेशा हम उस चीज़ के लिए प्रयोग में करते हैं जो हमारे सामने रखी हो, ठीक है, जो हमारे सामने रखी है, तभी तो, जो हमारे पास है चीज़, तभी तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि देखो ये पुस्तक कितनी उपयोगी है, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अच्छाई का विशेषण रूप है। हमें बताना है कि अच्छाई का विशेषण रूप क्या है। अच्छा, अच्छाईपन, बुरा या अच्छा, कौन सा होगा अच्छाई का विशेषण रूप? चलिए आंसर ले लेते हैं। अच्छाई है, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है हमारी, जो डी ऑप्शन अच्छा शब्द से बनी है। अच्छा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण भी है तो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण रूप कौन सा हो गया? अच्छा, डी। वह अच्छा लड़का है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। और कैसा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अच्छाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसका विशेषण क्या हुआ? अच्छा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हथियाना में कौन सी क्रिया है? शब्द दिया है हथियाना और पूछा है कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है या नाम धातु क्रिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नाम धातु क्रिया है हथियाना। हथियाना नाम धातु क्रिया है। कैसे है ये एक बार देख लेते हैं। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। ये प्रत्यय जुड़ रहा है हथियाना शब्द में, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे बात मूल शब्द है और बात में जोड़ दें हम बतियाना, ठीक है। डर मूल शब्द है और डर का डराना कर दें, गरम से गरमाना कर दें और बतियाना, ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। तो क्या हो गया? हथियाना शब्द में नाम धातु क्रिया हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। कौन रचयिता हैं साय में धूप? रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं। साय में धूप बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है, आपको इसके राइटर पता होने चाहिए। जल्दी से बताइए इनके रचयिता कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए जल्दी से बताइए, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन होंगे? चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दुष्यंत कुमार होंगे साय में धूप के रचयिता। इनकी अन्य भी कृति हैं, दुष्यंत कुमार की अन्य भी रचनाएं हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, ये भी इनकी रचना है। जलते हुए पवन का वसंत, ये भी इनकी रचना है। आवाज़ों के घेरे, ये भी इनकी ही रचना है। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं इनकी।
सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का वसंत और साए में धूप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला में अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या उल्लेख है। कौन सा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला, इसमें कौन सा अलंकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। आपको बताना है कौन सा अलंकार है। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपमा अलंकार है। इसमें वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से हो रही हो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। हाथी सा, इसमें सा लगा हुआ है, इससे ही हमें पता चल गया होगा कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, चलते हैं। कुछ की होती हैं इनकी जिनसे हमें पता चल जाता है, यदि हमें अर्थ भी ना पता हो तो की से हम पता कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द चुनना है हमें। थोड़ा जानने वाला क्या कहते हैं उसे, जो थोड़ा जानता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थोड़ा जानने वाला। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले को हम अल्पज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ किसे कहते हैं ये देख लेते हैं अब। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं, ना समझो की तरह व्यवहार करने वाला मूर्ख कहलाता है। जो ना समझो की तरह व्यवहार करता है उसे मूर्ख कहते हैं। अज्ञ किसे कहते हैं, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। बिल्कुल ही कोरी पलेट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वह तखत पर सोता है में कौन सा वाच्य है। आपको बताना है कौन सा वाच्य है वह तखत पर सोता है। कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृत वाच्य है। कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वह तखत पर सोता है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका। वह तखत पर सोता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वह तखत पर सोता है। कृतवाच्य है, कृतवाच्य है ये। वह इसमें कर्ता है और कर्ता की ही प्रधानता है वाक्य में। कर्म जो है वो गौण है, कर्ता की प्रधानता है। वह तखत पर सोता है। ठीक है, कर्मवाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा, कृतवाच्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गंगाजल में कौन सा समास है। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताना है, कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई अच्छे अच्छे प्रश्न लाना और आपको समझाना ये हमारा काम है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम भी बिना कहे कर दीजिएगा। बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। गंगाजल में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष होगा। कैसे होगा ये एक बार देख लेते हैं। गंगा जल, गंगा का जल,
का विभक्ति आई है तो संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, गंगा का जल। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे। सभी कमेंट करना। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।